आत्मवंदन फ्रेंड्स, मैं क्षमागर देहरादून से 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1 का आगे का पार्ट पढ़ने जा रही हूँ। श्री राम शर्माचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। युग परिवर्तन का सही समय क्यों? युग का अर्थ जमाना होता है। जिस जमाने की जो विशेषताएं प्रमुखताएं होती हैं उसे युग शब्द के साथ जोड़कर उस कालखंड को संबोधित करने का प्राय सामान्य प्रचलन है। यथा ऋषि युग, समंत युग, जनयुग आदि। इस संदर्भ में वर्तमान की विज्ञान युग, यांत्रिकीय युग इत्यादि कहा गया है। इसी भांति पंचांगों में कितने ही संवत्सरों के आरंभ संबंधी मान्यताओं की चर्चा है। एक मत के अनुसार युग करोड़ों वर्ष का होता है। इस आधार पर मानवीय सभ्यता की शुरुआत के खरबों वर्ष बीत चुके हैं और वर्तमान कलयुग की समीपता में अभी लाखों वर्षों की देरी है। पर उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर नेतृत्व वक्ताओं और इतिहासकारों का कहना है कि मानवीय विकास अधिकतम 19 लाख वर्ष पुराना है। इसकी पुष्टि भी आधुनिक तकनीकों द्वारा की जा चुकी है। काल गणना करते समय व्यतिरेक वस्तुतः प्रस्तुतिकरण की गलती के कारण है। श्रीमद् भागवत, महाभारत, लिंग पुराण और मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जो युग गणना बताई गई है उसमें सूर्य परिभ्रमण काल को 4 बड़े खंडों में विभक्त कर 4 देवयुगों की कल्पना की गई है। एक देवयुग को 4,32,000 वर्ष का माना गया है। इस आधार पर धर्म ग्रंथों में वर्णित कलिकाल का समाप्ति की संगति प्रस्तुत समय से ठीक ठीक बैठ जाती है। यह संभव है कि विरोधाभास की स्थिति में लोग इस कालगणना को सहज ही विश्वास न कर सके। अस्तु यहाँ युग का तात्पर्य वशिष्ठता युग समय से माना गया है। युग निर्माण योजना आंदोलन अपने अंदर यही भाव छिपाए हुए है। समय बदलने जा रहा है, इसमें इसकी स्पष्ट झांकी है। कलयुग की समाप्ति और सतयुग की शुरुआत के संबंध में आम धारणा है कि सन 1998 से 2000 तक के 12 वर्ष संधि काल के रूप में होना चाहिए। माफी चाहती हूँ, 1989 से 2000 तक। इसलिए मानवीय पुरुषार्थ युक्त विकास और प्रकृति प्रेरणा से संपन्न होने वाले विनाश की दोनों प्रक्रियाएं अपने अपने ढंग से हुए क्षेत्र से संपन्न होनी चाहिए। 12 वर्ष का समय व्यवहारिक युग भी कहलाता है। युग संधि काल को यदि इतना मानकर चला जाए तो इसमें कोई उत्युक्ति जैसी बात नहीं होगी। हर 12 वर्ष के अंतराल में एक नया परिवर्तन आता है, चाहे वह मनुष्य हो, वृक्ष, वनस्पति अथवा विश्व ब्रह्मांड, सभी में यह परिवर्तन परिलक्षित होता है। मनुष्य शरीर की प्राय सभी कोशिकाएं हर 12 वर्ष में स्वयं ही बदल लेती हैं। चूंकि यह प्रक्रिया पूर्णतः आंतरिक होती है और स्थूल दृष्टि की इसकी प्रतीति नहीं हो पाती, किंतु है यह विज्ञान सम्मत। कालगणना में 12 के अंक को विशेष महत्व है। समस्त आकाश सहित सौर मंडल को 12 राशियों 12 खंडों में विभक्त किया गया है। पंचांग और ज्योतिषी का ग्रह गणित इसी पर आधारित है। इसी का अध्ययन कर ज्योतिर्विद यह पता लगाते हैं कि आगामी समय में स्वभाव और क्रियाकलाप कैसे होने वाले हैं। पांडवों के 12 वर्ष में वनवास की बात सर्वविदित है। तपश्चर्या और प्रायश्चित परिमार्जन में बहुमूल्य प्रयोग भी 12 वर्ष की अवधि की महत्ता और विशिष्टता को ही दर्शाते हैं। इस आधार पर यदि वर्तमान 12 वर्षों को उथल पुथल भरा संधि काल माना गया है तो इसमें विसंगति जैसी कोई बात नहीं है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मतानुसार सौर कलंकों के रूप में बढ़ने बिगड़ने घटने मिटने वाले धब्बों की मध्यवर्ती अवधि
12 वर्षों की होती है। वे कहते हैं कि 12वें वर्ष सूर्य में भयंकर विस्फोट होता है, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय तूफान में तीव्रता आती है। इसका प्रभाव धरती के प्रत्येक जड़ चेतन में अपने अपने ढंग से दृष्टिगत होता है। नदियाँ, समुद्र में तूफान आने लगते हैं। वन, वृक्ष, वनस्पतियों की आंतरिक संरचना बदल जाती है। जन समुदाय की मनस्थिति में व्यापक असंतोष दिखाई पड़ने लगता है। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 250 वर्ष में इतने तीव्रतम सौर कलंक कभी नहीं देखे गए, जितने कि सन 1989-90 की अवधि में देखे गए। वाशिंगटन पोस्ट में छपे इस समाचार का हवाला देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स में 29 अगस्त 1988 के अंक में कहा गया है कि सौर कलंकों की इस प्रक्रिया में इतने प्रचंड ऊर्जा निस्सृत होती तो मौसम असंतुलन से लेकर मानसिक विक्षोभ तक की व्यापक भूमिका संपन्न करेगी। इस दृष्टि से अब इन अगले वर्षों में असाधारण घटनाक्रमों से भरा पूरा होने की आशा की जाती है। अंतःस्फुरणा बनाम भविष्य बोध। जाने और सीखने की प्रक्रिया दूसरों के सानिध्य में ही संपन्न होती है। यात्रा, पर्यटन भी इस उद्देश्य की कुछ हद तक पूर्ति करते हैं। इतने पर भी मनुष्य के अंतराल में निहित रहस्यमयी शक्तियां द्वारा अंतःस्फुरणा के रूप में मिलने वाली जानकारी को ही विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। इनका कोई प्रत्यक्ष आधार न दिखते हुए भी इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी दिन के आरंभ और अंत में क्रमशः सूर्य के उदयाचल से निकलने और अस्ताचल में छिपने में है। आरंभ काल में अग्नि का आविष्कार इसी अंतःस्फुरणा की देन थी। जिसने यह स्फुरणा हुई थी, उसने घर्षण का प्रयोग किया और अग्नि की खोज ली। सूत काटना और उससे कपड़े बनाना, इतना ज्ञान मानव को आरंभ में अंतःस्फुरणा द्वारा ही हुआ होगा। भाषा, लिपि, उच्चारण, यहाँ तक कि अभिघात की असाधारण एवं अभूतपूर्व समझी जाने वाली अगणित शाखाओं, खोजों, आविष्कारों की श्री गणेश इसी आधार पर संभव हुआ है। एक बार सुयोग बन जाने के बाद तो उस खोज में सुधार, परिवर्तन कर सकना संभव हो जाता है। पर जहाँ कोई प्रत्यक्ष आधार ही न हो, वहाँ इस प्रकार का अन्यास सूझ को व्यक्ति अथवा शक्ति की रहस्यमय उपलब्धि ही माना जा सकता है। अपौरुषेय शब्दों द्वारा धर्म ग्रंथों के श्रुति खंड को ऐसी ही उपलब्धि के रूप में अभिव्यक्त किया गया है और कहा गया है कि यह मन शक्ति संपन्न व्यक्ति के माध्यम से ईश्वरीय वाणी का प्रकट्य है। इस प्रक्रिया में चाहे वे पैगंबर हो, देवदूत हो अथवा अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न मनीषी, उन्हें व्यक्ति न मानकर एक प्रचंड विचार प्रवाह का प्रतीक माना गया। वह उनके माध्यम से भविष्य में क्या कुछ संपन्न होने वाला है, इसकी अभिव्यक्ति की गई। हर धर्म समुदाय में ऐसे इल्हाम रहस्यमयी अंतःस्फुरणा के रूप में देखे समझे जा सकते हैं। भविष्य ज्ञान, प्रोफेसी, पूर्वाभास इस श्रेणी में सम्मिलित माने जाते हैं। उसके कथित रूप से घटित होने पर मान लिया जाता है निराधार नहीं है, उसके पीछे कोई न कोई सुनिश्चित आधार अवश्य होना चाहिए। भविष्य कथन का यह आधार चाहे जिस भी विद्या पर अवलंबित हो, उसे आश्चर्यजनक, अद्भुत या दैवी की ही समझा जाता रहा है। पर वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार लगने लगे हैं कि वर्तमान के अध्ययन द्वारा भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। इस संबंध में भविष्य विज्ञान की एक पृथक शाखा का भी विकास हो चुका है। इसे भविष्यवाणी तंत्र का एक अंग माना जाए तो कोई अतियुक्ति न होगी। इसी संबंध में विश्व के मूर्धन्य लेखकों की कई किताबें यथा H.G. वेल्स की
शेष ऑफ दी थिंग्स टू कम, टाइम मशीन तथा B.F. स्किनर की कॉल्डन टू ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड 1984 पिछले दिनों प्रकाशित हुई हैं। उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने स्वयं भविष्य की झांकी की हो और बाद में उसे ही पुस्तकार रूप दे दिया हो। फ्यूचरलॉजी या भविष्य विज्ञान अब एक पूर्णतः विज्ञान सम्मत विद्या मानी जाने लगी है। पूर्व में कही वायरलेस माइक्रोचिप्स, रोबोट, कंप्यूटर, अंतरिक्ष में तैराकी व अनन्य ग्रहों पर यान भेजे जाने की संभावना को काल्पनिक ही माना गया था, पर क्रमशः समय गुजरने के साथ ही यह सब होता चला गया। जिन जिन विद्वानों ने कंप्यूटर के आंकड़ों को आधार बनाकर भविष्य के संबंध में लिखा है, वे यही कहते हैं कि आज का चिंतन निर्धारण भविष्य से सही निकले तो कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण बताते हुए मनीषी कहते हैं कि प्रवाह सदा एक सा नहीं रहता, उसमें समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हवा कभी तूफान बनती है तो कभी भवंडर चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। इन्हीं संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए लेखकगण गुंथर स्टेट, फ्रिंट जॉब, काप्रा, एल्विन टाल्फर ने अपनी कृतियों क्रमशः कमिंग ऑफ द गोल्डन एज, द टर्निंग पॉइंट एंड फ्यूचर शॉक में 21वीं सदी के आरंभ को व्यापक परिवर्तनों का काल और अपने आने वाले समय में सुख समृद्धि होने की संभावना प्रकट की है। इन सभी संदर्भों, कथनों, तथ्यों का उद्देश्य मात्र इतना है कि लोगों में यह विश्वास पैदा किया जा सके कि आगे आने वाला समय भयावह त्रासदी भरा नहीं है, सुखद है। 21वीं सदी वैसी नहीं होगी जैसा वर्तमान संकट भरी परिस्थितियों को देखकर अंदाजा लगाया जाता है। इस आशावाद का मूल आधार है मानवीय विभूति, अंतःस्फुरणा, पूर्वानुमान लगा पाने की दिव्य सामर्थ्य जिसे कोई भी मनुष्य अपने अंदर जगा सकता है। आज जो भी कुछ भविष्य के संबंध में उज्जवल संभावनाएं व्यक्त करते हुए कहा जा रहा है, उसकी जड़ें भी वही विद्यमान हैं। परोक्ष जगत में चल रही हलचलें व व्यापक स्तर पर किए जा रहे प्रयास पुरुषार्थ जो प्रत्यक्ष भले ही दृष्टिगोचर न हो, उसकी परिणति निश्चित ही सुखद होगी। वैज्ञानिक शोधें भी पूर्वाभास से उपजी। अनेकानेक आविष्कारों पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा इनकी पूर्व स्वरूप एक खाके के रूप में मनीषी गणों के अंतःकरण में उपज चुका था। उन्हें तत्संबंधी पूर्वाभास अंतर्बोध हुआ। उसकी परिणति एक प्रारंभिक आविष्कार के रूप में हुई। क्रमशः संशोधन होते होते आज वाली प्रगतिशील स्थिति में विज्ञान ने यात्रा पूरी कर ली है। कुछ आविष्कारों पर नजर डाले तो बात और भी साफ हो जाएगी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के सिद्धांत की जानकारी देखकर विज्ञान जगत में क्रांति ला दी थी। सब जानते हैं कि वे चिंतन में निमग्न थे। एक सेब का फल टूटकर पृथ्वी पर गिरने की घटना ने ही उसकी अंतः प्रज्ञा में हलचल मचा दी। यह पृथ्वी पर ही क्यों गिरा? इसे चिंतन करते करते वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी के अंदर प्रचुर मात्रा में गुरुत्व बल विद्यमान है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पतीली में उबलते पानी की भाप से उठते और गिरते ढक्कन ने किशोर जेम्स वाट की अंतः सामर्थ्य को उकसाया और भाप की शक्ति सिद्धांत उत्पन्न कर न केवल रेलें चलाई जा सकी अपितु औद्योगिक क्रांति का आधार खड़ा करने की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी संभावनाएं बन पाई। श्री फ्रेडरिक केकुले भी बेंजीन के न्यूक्लियस की खोज करते करते स्वप्नावस्था में चले गए। उन्होंने देखा कि एक सांप कुंडली मारकर बैठा है, अपनी ही पूंछ काट रहा है। तुरंत जाकर उनने इसका चित्र बनाया तो आश्चर्य देखते रह गए कि षटकोण के रूप में वे न्यूक्लियस की आकृति खींच चुके थे। ओटोटो लेवी भी इसी प्रकार स्नायु तंतुओं में काम करने वाले उस रस के समीकरणों का अंतर्बोध हुआ जो स्नायु संधि केंद्र को
पर विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। कागज पर उतारते ही एसिटाइल कोलिन, कोलिन एस्ट्रेल जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोकेमिकल्स की प्रारंभिक शोध का कार्य पूरा हो चुका था। वस्तुतः जिन भी संभावनाओं पर मनीषा चिंतनरत रहती है, वे अवचेतन के गर्भ में पहले ही जन्म ले चुकी होती है, कुछ अंतर्बोध के रूप में तो कुछ स्वप्न अंतःस्फुरणा के रूप में विकसित चेतना के धनी मनीषियों के मानस में फूट पड़ती है एवं आविष्कारों, पूर्वाभासों, भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित बिजली को चमकते देखकर सोचा कि इस वर्षा भरे तूफान में पतंग उड़ाकर देखा जाए। गीली डोर से उन्होंने एक चाबी बांधकर जमीन पर रख दी। उस लोहे की चाबी से ये जब उनमें विद्युत स्फुलिंग चमकते देखे तो तड़ित बिजली चालक आविष्कार और उन्हें विकसित चेतना में उद्भूत हो चुका था। यह चमत्कार है उस अंतर्बोध का, मनीषा में जागे पूर्वाभास का, जिसने ऐसा कुछ संभव है यह सोचकर किसी विज्ञानी को प्रयास पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी। इतिहास बताता है कि हर कल्पना, हर अप्रत्याशित घटनाक्रम को मूर्त रूप देने का कार्य देवी चेतना ने मनाई प्रज्ञा के माध्यम से ही किया है। राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, चिंतक, प्रकृति के रहस्यों की खोज करने वाले, तथ्यान्वेषी लेखक, कवि, संगीतकारों को भी भावी कार्यों संबंधी प्रेरणा इसी आधार पर मिलती रही है। यहाँ तक कि असंभव को संभव कर दिखाने वाले प्रकृति प्रेरणा भी अवचेतन में ही जन्मी। वह मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पनामा स्वेज नहर, ताजमहल, हॉलैंड द्वारा समुद्र में डूबी धरती की खोज पर खेती आदि जैसे काम संपन्न होते चले गए, जिन्हें युगांतकारी कहा जाता है। जिन्हें डाक व्यवस्था, नोट करेंसी का प्रचलन करने की सूझी अथवा समाज व्यवस्था हेतु प्रचलन परंपराएं बनानी पड़ी, उन्हें भी अंतर्प्रज्ञा ने बोध कराया होगा। पर ब्रह्म की प्रेरणा उन्हें मिली होगी। पैगंबरों, देवदूतों की बात करते हैं तो आशय ऐसे ही विभूतियों से होता है जिन्हें इल्हाम होता है, जिनकी विकसित चेतना भविष्य को पढ़ पाने में समर्थ रही है। वही अंतः प्रेरणा, विकसित चेतना आज भविष्य पर दृष्टि डाले कुछ कहने पर उतारू है। आज संकटों से भारी बेला में दोनों ही प्रकार के भविष्य कथन हमारे सामने हैं। एक वे जिनमें आगामी वर्ष व 21वीं सदी के पूर्वार्ध को खतरों संकटों से घिरा बताया गया है। दूसरी वे जिनमें भविष्य के संबंध में उज्जवल संभावनाएं प्रकट की गई है। इन्हीं का कहना है कि यदि मानवीय प्रयास क्रम उलट दिया जाए, दिशा बदल दी जाए, गलती सुधार ली जाए तो संभावित विपत्तियों के घटाटोप छट सकते हैं। घटा कितनी ही काली और डरावनी क्यों न हो, तेज आंधी उसे कहीं के कहीं पहुंचा देती है, उसकी भयावहता को निरस्त कर देती है। यही बात मानवीय पुरुषार्थ के बारे में भी लागू होती है। वह चाहे तो हर भविष्यता को बदल सकता है। प्रस्तुत वेला जिससे विश्व मानवता गुजर रही है, परिवर्तन की है। युग परिवर्तन पूर्व में भी होता रहा है, जिसे सामूहिक विकास चेतना नाम दिया जा सकता है। यही बिगड़ी स्थिति को देखते हुए सुनियोजित विधि व्यवस्था बनाने, प्राणवान प्रतिभाओं को इकट्ठा कर युग धर्म को निभाने का सरंजाम पूरा करती है। अवतार इसी प्रवाह का नाम है। इन दिनों उसी महाकाल की प्रबल प्रेरणाएं युग परिवर्तन के निमित्त नई परिस्थितियां विनिर्मित करती देखी जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि समय को पहचान कर अपने प्रयास भी इस निमित्त झोंक दिए जाएं। श्रेय को पाने व अवतार प्रक्रिया का सहयोगी बनने का ठीक समय यही है। 21वीं सदी एवं भविष्यवेताओं के अभिमत। यहाँ श्री राम शर्माचार्य जी ने बहुत सारे अभिमत बताए हैं। विश्व के मूर्धन्य विचारक, मनीषी, ज्योतिर्विद और अतीन्द्रिय दृष्टा अब इस संबंध में एक मत हैं कि युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। इन सभी भविष्यवाणियों के 4 आधार माने जा सकते हैं। दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्तियों के अंतःस्फुरणा पर आधारित वचन,
ज्योतिष विज्ञान और फलित ज्योतिषी की गणनाओं पर आधारित भविष्यवाणियाँ। पुराण, कुरान, बाइबिल, गीता, रामायण, श्रीमद् भगवत जैसे धर्म ग्रंथों में वर्णित भविष्य कथन। चौथा, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न भविष्य विज्ञानियों द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों, आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा किया गया आकलन। इनमें से प्रथम वर्ग के अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न व्यक्तियों के भविष्य कथनों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इनमें से अधिकांश भविष्यवाणियां समय अनुसार सही निकली है। वस्तुतः दिव्य दृष्टि में वह सामर्थ्य है जिसके सहारे रहस्यमय अदृश्य जगत में भी झांका जा सकता है और उस पर पड़े पर्दे को उघाड़ा जा सकता है। अदृश्य दृष्टि यह कहते भी है कि यद्यपि उन सभी को योगी ऋषि तो नहीं कहा जा सकता, पर अपने दिव्य दर्शन की विशेषता के कारण वे मनुष्य तो है ही। ऐसे मनुष्यों में जिनकी गणना मूर्धन्यों में की जाती है वे है फ्रांस के प्रख्यात चिकित्सक नोस्ट्राडेमस और काउंट लुइसन, जो कीरो के नाम से भी विख्यात है। सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर, इंग्लैंड की मदर शिफ्टन, अमेरिका की परमाणुवैज्ञानिक श्रीमती जीन डिक्सन एवं श्री एडगर एसी, इजराइल के प्रोफेसर हरार आदि की गणना महान दिव्य दृश्यों में होती है। वर्ल्ड वाइड चर्च ऑफ गॉड के अध्यक्ष और प्लेन ट्रूथ पत्रिका के संपादक हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग भी इस श्रेणी में गिने जाते हैं। भारत की महान विभूतियों एवं दिव्य दृश्यों में महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद के नाम अग्रणी हैं। इस्लाम धर्म में ख्याति प्राप्त विद्वान सैयद कुतुब की गणना भी इसी वर्ग में की जाती है। यह सभी नाम उन कुछ मनीषी विभूतियों के हैं जिन्होंने अपने दिव्य चक्षु के आधार पर जो देखा और कहा वह प्राय यथासमय 100% सच साबित होता चला गया। नोस्ट्राडेमस दिव्य दृष्टा भविष्य वक्ताओं में सबसे प्रमुख और प्राचीन नाम फ्रांस के विख्यात चिकित्सक नोस्ट्राडेमस का आता है। उनका जन्म सन 1503 में और मृत्यु 1559 में हुई थी। उनकी 400 भविष्यवाणी का संकलन सेंचुरीज नामक पुस्तक में कई खंडों में प्रकाशित हुआ है। उसमें 15वीं शताब्दी से लेकर 2037 की अवधि तक की भविष्यवाणियों का संकलन संग्रहित है। सेंचुरीज में वर्णित भविष्यवाणियों में से सभी आवश्यकता अनुसार सही उतरी हैं। उनमें से प्रमुख है फ्रांस की राज्य क्रांति, नेपोलियन और हिटलर के जन्म के पूर्व ही उनके संबंध में लिखा था कि इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक सामान्य परिवार में जन्मा बालक एक दिन दुनिया का सबसे तानाशाह बन बैठेगा, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में उसे हेलेना नामक द्वीप में कैदी का जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु का वर्ण करना होगा। इतिहासवेता जानते हैं कि यह सब घटनाएं ठीक उसी प्रकार घटित हुई जैसा कि नोस्ट्राडेमस ने अपनी भविष्य कथन में लिखा। सेंचुरीज में उन्होंने हिटलर के नाम से सबसे निरंकुश तानाशाह के रूप में उल्लेख किया। पैदा होने के लगभग 350 वर्ष पूर्व ही नोस्ट्राडेमस ने उसके अभ्युदय और पराभव का सारा इतिहास लिपिबद्ध कर दिया था। जापान में हर बम प्रहार और उससे उत्पन्न विभीषिका एवं नरसंहार का वर्णन भी उनने अपने अंतर्दृष्टि के आधार पर कर दिया था, जिसका साक्षी द्वितीय विश्व युद्ध है। इसके अतिरिक्त उनकी भविष्यवाणियों में 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बुद्धिवाद का चरमोत्कर्ष पर पहुंचना, वैज्ञानिक क्षेत्र में आविष्कार, प्रकृति के से छेड़छाड़ करने में देवी प्रकोपों के घटाटोपों का गहराना और अंत एशिया में मानव जाति के उज्जवल भविष्य के निर्धारण हेतु एक प्रचंड शक्ति का प्रादुर्भाव होना आदि सम्मिलित है। नोस्ट्राडेमस ने लिखा है कि बुद्धिवाद के पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद भक्तिवाद की, श्रद्धा संवर्धन की एक बड़ी शांति की लहर आएगी और युग परिवर्तन होकर ही रहेगा। यह वही समय है जिस समय के बारे में कहा था उन्होंने। नोस्ट्राडेमस की पुस्तक सेंचुरीज का विश्व भर के 50 से अधिक विद्वानों ने गहराई से अध्ययन किया। इसमें से एक
ऑक्सफोर्ड की 18 वर्षीय छात्रा एरिका ने उनकी हस्तलिखित पुस्तकों को पुस्तकालय में ढूंढ निकाला। इस अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि उसमें जो कुछ भी लिखा है वह सब या तो घटित हो चुका है अथवा आने वाले निकट समय में घटित होने वाला है। उनके मतानुसार नोस्ट्राडेमस ने सतयुग के आगमन से पूर्व एक तीसरी विध्वंसक महाशक्ति एंटी क्राइस्ट का उल्लेख किया है। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ना चाहूंगी। उनके मतानुसार नोस्ट्राडेमस ने सतयुग के आगमन से पूर्व एक तीसरी विध्वंसक महाशक्ति एंटी क्राइस्ट का उल्लेख किया है, जिसे कलयुग के सुरता का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है। इन दोनों विश्व की सदी से गुजर रहा है। यह संधि काल तक चलेगा। इस अवधि में एक नई आध्यात्मिक चेतना का उदय अनुशासनों, मान्यताओं एवं वैज्ञानिक निर्धारणों को समन्वित कर संघार की संभावना को निरस्त करेगा और नवयुग का श्री गणेश होगा, जिसे उन्होंने एज ऑफ ट्रुथ का नाम दिया है। एज ऑफ ट्रुथ। नोस्ट्राडेमस ने सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न भारतवर्ष के एक महान शक्ति के रूप में उभरने की बात अपनी भविष्यवाणियों में लिखी है और कहा है, तीन ओर से सागर से घिरे धर्म प्रधान सबसे पुरातन संस्कृति वाले एक महाद्वीप से वह विचारधारा निरस्त होगी जो विश्व को विनाश के मार्ग से हटाकर विकास के पथ पर ले जाएगी। सभी मनुष्य इस भविष्यवाणियों में भारतवर्ष के एक विश्व नेता के रूप में उभरने की झलक देखते हैं और कहते हैं कि भावी समय में विचार क्रांति ही नवयुग की आधारशिला रखेगी। महर्षि अरविंद, सभी प्रोफेट्स, भविष्यवेताओं, दिव्य दृष्टि संपन्न मनुष्यों का मत है कि आगमन से पूर्व जो प्रलयकारी हलचलें दिखाई पड़ेंगी, इनमें किसी को निराश नहीं होना चाहिए। महर्षि अरविंद का कहना है कि जब भी कभी उछल खलता अपनी सीमा लांघ जाती है तो आत्मबल संपन्न व्यक्तियों में सुपर चेतन सत्ता अवतरित होती है। इस सामूहिक चेतना का नाम ही अवतार प्रक्रिया है। अब महाकाल की युग परिवर्तन प्रक्रिया व्यक्ति के रूप में नहीं, विचार शक्ति के रूप में अवतरित होगी एवं इसे ही निष्कलंक प्रज्ञा अवतार कहा गया है। व्यक्ति की विचारणा में परिवर्तन के प्रवाह के रूप में यह जन्म ले चुकी है एवं बुद्ध अवतार के उत्तरार्ध के रूप में विगत शताब्दी से गतिशील है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में एक भाषण अपने मद्रास प्रवास की अवधि में दिया था। यह भाषण भारत का भविष्य शीर्षक से विवेकानंद सचेतन नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने भविष्यवाणी संप्रेषण से ही एक दूसरे से संपर्क किया करेंगे और विश्व एक सूत्र में आबद्ध हो जाएगा। 21 सदी को जीन डिक्सन के उज्जवल संभावनाओं से भरा पूरा बताया है। वे बताती हैं, सन 2000 तक नीति और नीति का संघर्ष तो चलता रहेगा, पर अंततः नीति की सत्प्रवृत्तियों की ही विजय होगी। सन 2020 तक धरती पर स्वर्ग की कल्पना साकार होने लगेगी। तब न प्रदूषण की समस्या रहेगी, न बीमारी, भुखमरी, न किसी को त्रस्त होना पड़ेगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति होगी। अंतरिक्ष यात्रा प्रकाश गति से भी तीव्र गति से चलने वाले यानों द्वारा संपन्न हुआ करेंगी। सन 2020 तक सारी मानव जाति को क्रिया व्यापार एक ही विश्व सत्ता के अधीन संचालित होता हुआ दृष्टिगोचर होगा। अपनी प्रसिद्ध कृति माई लाइफ एंड प्रोफेसीज के 8वें अध्याय में जीन डिक्सन लिखती हैं कि 20वीं सदी नारी प्रधान होगी। विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व महिलाएं संभालेंगी। विश्व शांति स्थापना की दिशा में भारत की भूमिका उन्होंने विशेष उल्लेख किया है और कहा है कि वे अपने आध्यात्मिक मूल्यों एवं वैचारिक क्रांतियों के माध्यम से वह समस्त विश्व के समतावादी शासन का सूत्रपात करेगा। उनके भविष्य कथन के अनुसार राष्ट्रसंघ का कार्यकाल अगले दिनों भारत में बनेगा। धर्म ग्रंथों में वर्णित भविष्य कथन धर्म ग्रंथों में अपौरुषेय कहा गया है, उन्हें ईश्वर की वाणी माना गया है। दिव्य दृष्टाओं, भविष्य वक्ताओं की तरह उनमें भी आने वाले समय के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। वे सभी इस दृष्टि से एकमत प्रतीत होते हैं कि 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी का प्रारंभ दो युगों की संधि मेला के रूप में होगा। यह समय तब तो नहीं हुआ था, लेकिन अब इसकी पूरी संभावना है और आगामी युग मनुष्य जाति के उज्जवल भविष्य के रूप में
सामने आएगा। इस संबंध में विभिन्न धर्म ग्रंथों का अभिमत इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत, कलयुग का अंत निकट है और अभी युग संधि बेला चल रही है। इतना ही नहीं, उसके द्वादश स्कंद के द्वितीय तृतीय अध्याय में कलयुग, उससे पूर्व और बाद के समय के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस प्रकार मध्य युग के बाद अनास्था का बहुल्य, संस्कार शून्यता में वृद्धि, आचार विचार में भ्रष्टता का आधिक्य होगा। यह सब प्रथम अध्याय में वर्णित है। द्वितीय अध्याय में कलिकाल की विवेचना करते हुए सुखदेव जी नई नई बीमारियों का पनपना, संप्रदायवाद का बढ़ना, लोगों का परस्पर एक दूसरे के प्रति असहिष्णु होना, यह सब जो इन दिनों हम देख रहे हैं, इस काल की विशेषता बताते हैं। सतयुग का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, कलयुग के अंतिम दिनों में निष्कलंक सत्ता के अवतरण में सद्भावना और सात्विकता की सर्वत्र अभिवृद्धि होगी। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के श्लोक 94 से 160 में सतयुग के आगमन को सुनिश्चित बताते हुए उस समय के लोगों के व्यवहार, दृष्टिकोण, परिस्थिति का वर्णन किया गया है। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में कहा गया है कि कलयुग के पूर्व संधि वेला के समापन का ठीक समय यही उपयुक्त समय है। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख आता है कि जब एक युग समाप्त होकर दूसरे का प्रारंभ निकट आता है तो संसार में संघर्ष और विग्रह उत्पन्न होते हैं। जब चंद्र, सूर्य, बृहस्पति तथा पुष्प नक्षत्र एक राशि में आएंगे तब सतयुग का शुभारंभ सुखद भविष्य के रूप में होगा। ओल्ड टेस्टामेंट के डैनियल तथा रेवेलेशन अध्यायों में इस बात की चर्चा की है कि 20वीं सदी की समाप्ति से पूर्व नया युग आने से पहले प्राकृतिक आपदा, मानवीय विग्रह चरमोत्कर्ष पर होंगे। 7 टाइम्स वर्णित इन भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ समझे जाने वाले पुरातत्ववेत्ता एवं हिंदू भाषा विशारद डॉक्टर विलियम अल्ब्राइट एवं जेम्स वाट ने इनके घटित होने का सही समय 1980 और 2000 के बीच बताया है। यह उस समय की भविष्यवाणी थी जो उन्होंने अंदाजा लगाया था, लेकिन वह समय अब है। इसमें इस सदी के अंत में स्वर्णिम युग की स्थापना की बात कही गई है। नोस्ट्राडेमस की ऐसी ही भविष्यवाणियों की संगति इसे ठीक ठीक बैठ जाती है। इस्लाम धर्म इसमें भी 14वीं सदी की को उथल पुथल भरा समय बताया गया है। यह समय आज की परिस्थितियों से पूर्णतः मेल खाता है। कुरान सार पुस्तक में विनोबा लिखते हैं कि कयामत के बाद समस्त पृथ्वी पर ऐसा प्रकाश छाएगा कि हमेशा दिन रहे, रात्रि की कालिमा कभी ना आए। वे कहते हैं इस दिव्य प्रकाश में विश्वात्मा को अद्भुत शांति मिलेगी। इस्लाम भविष्य की आशा पुस्तक में श्री सैयद कुल कहते हैं 21वीं सदी का प्रारंभ विज्ञान और धर्म के अद्भुत समन्वय के रूप में होगा। डॉक्टर करेल की पुस्तक अज्ञात मानव पर का हवाला देते हुए लिखते हैं कि आने वाले समय की शिक्षा प्रणाली आमूल चूल बदलेगी और भाव प्रधान शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इससे वातावरण आध्यात्मिक बनेगा और नई मानव जाति के रूप में पृथ्वी पर महामानवों का प्रादुर्भाव होगा, जिससे सर्वत्र एकता एवं समता का राज्य स्थापित होगा। इस प्रकार न केवल दिव्य दृष्टि संपन्न महामानव अपितु विभिन्न धर्म ग्रंथ भी एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि नवयुग की अरुणोदय वेला आ पहुंची है। अब समय के प्रवाह के साथ व्यक्ति को अपने चिंतन को भी बदल लेना चाहिए, नहीं तो पर ब्रह्मा की चेतना सत्ता उस दंड व्यवस्था द्वारा भी सही मार्ग पर लाना जानती है एवं वह ऐसा करके रहेगी। उज्जवल भविष्य की संरचना हेतु संकल्पित प्रयास अवांछनीय के समापन और वांछनीय विकास के लिए राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत प्रयत्न तो होने ही चाहिए, पर यह नहीं भूल देना चाहिए कि अदृश्य जगत की भूमिकाएं भी ऐसे प्रयत्नों में अतिशय महत्वपूर्ण होती है। पानी के प्रवाह के साथ तिनके बहते चले जाते हैं। हवा के दबाव के साथ चलने वाले कम शक्ति लगातार भी तेज गति से पकड़ते चले जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ देव आवाहन के साथ अदृश्य शक्तियों की साक्षी में किए जाते हैं। इन दिनों पिछली प्रगति के नाम पर अवांछनीयताओं को स्वच्छंद रूप में अपनाने वाली दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण भी होना है और उनके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों का संस्थापन भी।
इस धूरे महान परिवर्तन के लिए जहाँ प्रत्यक्ष पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वहाँ उसके साथ अदृश्य संकल्प, साहस और दूरदर्शी कौशल भी जुड़ा रहना चाहिए। यही इन दिनों की आवश्यकता भी है, जिसकी पूर्ति के आधार पर धूरे मोर्चे पर विश्वव्यापी संघर्ष भरे परिवर्तन का उद्देश्य बिना विलंब लगे, बिना असाधारण अवरोधों का सामना किए संपन्न हो सके। समय की प्रचंड गति पकड़ ली है। जो कार्य हजारों वर्षों से नहीं हो पाए थे, वे कुछ दशकों में संपन्न हो चले हैं। कुछ 100 वर्ष पुराना व्यक्ति यदि तब की परिस्थितियों के साथ आज के सृजनात्मक हलचलों का उभार इस आधार पर उभर कर आने की संभावना आकी जा सकती है, जो गोवर्धन उठाने जैसे महान कार्यों को लाठियों की सहायता मिल जाने से संपन्न हो जाने के समान है। शांति कुंज का निर्माण ही इसके लिए उपयुक्त स्थान खोजकर किया गया है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तप भूमि, दिव्य सानिध्य, अखंड दीप, निरंतर चलने वाली साधना का नियोजन जैसे संयोग एक साथ एक स्थान पर अन्यंत्र कदाचित ही देखे जा सके। स्थान और समय का चयन अपने आप में असाधारण महत्व रखता है। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र चुना गया था। भूसावल के केले, लखनऊ के अमरूद, नागपुर के संतरे, मैसूर का चंदन प्रसिद्ध है। यह उत्पादन हर कहीं उसी स्तर का नहीं हो सकता। बीजों के बोने का समय सही रखना अच्छी फसल पाने के लिए आवश्यक है। वर्षा और वसंत की असाधारण दृश्य उत्पन्न करने वाली अपनी अपनी अवधि होती है। वे विशेषताएं हर समय नहीं देखी जा सकती। सैनिटोरियम उपयुक्त जलवायु में बनाए जाते हैं। ब्रह्मांड की खोज करने हेतु पूर्णांक के सूर्य मंदिर जैसी जगह चुनकर निर्धारित की गई, जहाँ संसार भर के वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का अनुशेषण परीक्षण करने आया करते हैं। इस प्रकार संसार में अनेक स्थान अपनी विशिष्टता के लिए प्रख्यात है। हिमालय क्षेत्र को तपस्या के लिए अनादिकाल से उपयुक्त स्थान माना जाता रहा है। शांति कुंज का निर्माण स्थली भी ऐसे ही सूक्ष्म परीक्षणों के उपरांत चुनी गई है। यहाँ जो आते हैं वे अपनी अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुरूप शक्ति, साहस और प्रकाश प्रेरणा लेकर वापस लौटते हैं। इन्हीं आधारों पर शांति कुंज को चेतना का उद्गम बनाया गया और उसे युग चेतना की गंगोत्री मानकर उससे विचार विश्व विस्तार की प्रक्रिया किसी अदृश्य प्रेरणा के संकेत पर क्रियान्वित हो रही है। दिव्य चेतना जब लोक मंगल के लिए आपातकालीन व्यवस्था बनाती है, तब सामान्य क्षमता संपन्नों द्वारा भी असाधारण कार्य होते देखे जाते हैं। युग चेतना के अनुरूप संकल्पित प्रयास करने वालों के साथ शक्ति सामर्थ्य की अदृश्य घटाएं स्वतः जुड़ जाती हैं। गीत, गिलहरी, वानर, रीछ आदि के साथ यही हुआ था। ग्वाल वालों, पांड्यों के साथ भी ऐसा ही प्रवाह जुड़ गया था। बुद्ध के चीवरधारियों के साथ से लेकर गांधी जी के सत्याग्रहियों तक का साथ यही सिद्धांत लागू होता है। उनकी सामर्थ्य सामान्य थी, असामान्य थी तो निष्ठाओं के आधार पर दिव्य चेतना उन्हें अपना माध्यम बनाकर लोक हित के लिए असाधारण कार्य संपन्न करा लेती है। शांति कुंज को भी कुछ ऐसा ही श्रेय सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विचार क्रांति का एक छोटा मॉडल। वस्तुतः लगन, श्रद्धा और प्रामाणिकता के साथ यदि उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए इन दिनों कोई सामान्य स्तर का तंत्र भी खड़ा हो तो उसे असाधारण सफलता मिलेगी। शांति कुंज ने इसी सूत्र को अपनाया है। इस तथ्य को अंगीकार करने वाली अनेक प्रतिभाएं समग्र उत्साह के साथ नव निर्माण के क्षेत्र में उमंगे भरी मन स्थिति में कदम बढ़ा सकती है और अपने संकल्पों में देवी अनुदानों को जुड़ा हुआ अनुभव कर सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्जुन के रथ की सारथी भी तो एक दिव्य शक्ति ही बनी थी। शांति कुंज के सूत्र संचालक ने भी परोक्ष सत्ता का प्रतिनिधि बन प्राप्त होते रहने वाले संकेतों के आधार पर यह सारा सरंजाम जुटाया है। भव्य भवन बनाने से पहले इसके छोटे कार के मॉडल अनुपातिक आधार पर खड़े विनिर्मित कर लिए जाते हैं। ताजमहल आदि के मॉडल आसानी से देखे भी जा सकते हैं। बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, अट्टालिकाएं पहले आर्किटेक्ट की दृष्टि से मॉडल रूप में विनिर्मित कर फिर उन्हें विभिन्न चरणों के साकार रूप दिया जाता है। शांति कुंज ने 21वीं सदी के उपयुक्त उज्जवल भविष्य संरचना के स्वरूप के अनुसार अपने आप को छोटे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। इस मॉडल ने युग की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु युग मनुष्य द्वारा किए जा सकने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रयासों को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। एक है युग चेतना को जनमानस के अंतराल तक पहुंचने वाली महाप्रज्ञा की पक्षधर लेखनी।
दो जनमानस को झकोरने और उल्टे को सीधा करने में समर्थ परिमार्जित वाणी अपनी प्रतिभा, प्रखरता एवं प्रामाणिकता को पग पग पर खरा सिद्ध करते रहने के समर्थ पुरोधाव अग्रदूतों का परिकार। युग क्रांतियों में सदा यही तीन अपनी समर्थ भूमिका निभाते रहे हैं। अनीति अनाचार को आदर्शवादी प्रभाव में परिवर्तन कर सकने वाले महान कायाकल्प इन्हीं तीन अमोघ शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहे हैं। आज की परिस्थिति में क्या ऐसा संभव है? इन सब पर सहज ही विश्वास नहीं होता, कारण इन दोनों आदर्शवादिता मात्र कहने सुनने की चीज रह गई है। वे व्यवहार में भी उतर सकती है, इस पर सहज ही विश्वास नहीं होता। इसलिए यह उपाय सोचा गया कि इतने महान प्रयोजन की पूर्ति एवं विशाल आयोजन के लिए एक विश्वस्त परिचय देने वाला मॉडल खड़ा किया जाए। प्रज्ञा अभियान के रूप में रूपरेखा का व्यवहारिक क्रियान्वयन किस प्रकार संभव है? इसी के लिए एक छोटा किंतु आदर्श एवं अनुपातिक मॉडल शांति कुंज के रूप में बनाकर खड़ा कर दिया गया है। इसे देख समझ कर सही कल्पना की जा सकती है कि भविष्य कैसे बदलेगा, नूतन सदी कैसे आएगी। सामान्यतः अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर पता चलता है कि जनसाधारण के लिए प्रचलनों का अनुकरण सरल पड़ता है। बुद्धि संगत सामायिक उपयोगी न होने पर भी लोग उनके आग्रह पूर्वक अपनाए रहते हैं, पर नए दिखने वाले प्रचलन अत्यंत आवश्यक होते हुए भी गले नहीं उतरते। कड़वी औषधि रोगनाशक होने पर भी उसके सेवन करते ही मुंह बिचकता है। खादी का तत्वज्ञान जब तक जनसाधारण को हृदयंगम कराया जाता रहा, तब तक उसका व्यवहार हुआ। अब उसे और उपेक्षा बढ़ती जाती देखी जाती है। विचार क्रांति ने पुरानी लीक से हटकर नया उपयोगी मार्ग अपनाने के लिए कहा जाता है, किंतु उससे पूर्वजों की हेठी होती मानी जाती है और पूर्वाग्रह के समर्थन में हजारों बेतुके तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी दशा में उस अति सामयिक एवं आवश्यक प्रयासों से जनसाधारण को सहमत कराने के लिए कुछ बड़े और कठिन उपाय अगले दिनों अपनाने होंगे। इस संबंध में लेखनी, वाणी, प्रशिक्षण समारोह, आयोजन, व्यवहार, प्रचलन प्रस्तुत करने के साथ साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि आदर्शवादी प्रतिपादनों को ऐसे लोग प्रस्तुत करें जिनकी कथनी और करनी एक हो। मैं इस लाइन को फिर रिपीट करूंगी। इस संबंध में लेखनी, वाणी, प्रशिक्षण समारोह, आयोजन, व्यवहार, प्रचलन प्रस्तुत करने के साथ साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि आदर्शवादी प्रतिपादनों को ऐसे लोग प्रस्तुत करें जिनकी कथनी और करनी एक हो, जिनकी प्रामाणिकता और प्रखरता पर उंगली न उठती हो। इन सभी सरंजामों को जुटाने पर ही विचार क्रांति का गति चक्र आगे बढ़ सकता है, भले ही वह छोटे आकार का तथा धीमी गति से चलने वाला ही क्यों ना हो। युग क्रांति के लिए अनिवार्य है कि भ्रांतियों के हर पक्ष पर प्रहार करने वाले प्रतिपादन प्रस्तुत किए जाए और उनके स्थान पर जो विवेक युक्त स्थापनाएं की जानी है उसके लिए तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों के साथ साथ भाव संधारणाओं को स्पष्ट करने वाली शैली के प्रभावशाली लेखन किया जाए। उसके प्रकाशन के लिए भी मिशनरी स्तर का तंत्र खड़ा किया जाए। सामान्य रूप से लोग हल्का मनोरंजन साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य को प्रकाशित छापते भी हैं। इस लोक उपयोगी साहित्य को प्रकाशित करना और जन जन तक पहुंचाने के लिए उसे सस्ता भी रखना आवश्यक है। साथ ही हर शिक्षित को यह साहित्य आग्रह पूर्वक पढ़ाया जाए, ऐसा तंत्र भी विकसित करना आवश्यक है। साधन रहित परिस्थितियों में बड़ा सरंजाम जुट नहीं सकता। याचनाएं करने, अर्थ संग्रह करने की अपेक्षा सूत्र संचालकों द्वारा यह उचित समझा गया है कि उपयोगिता को अपने बलबूते लोकप्रिय बनने देने का अवसर दिया जाए। इससे प्रस्तुतिकरण के स्तर की सहज समीक्षा भी हो सकेगी। अब से 50 वर्ष पूर्व इसी प्रयोजन के लिए हिंदी अखंड ज्योति प्रकाशित की गई। यह मासिक पत्रिका मात्र न तो हमारे चिंतन चेतना का नवनीत था, जिसकी प्रेरणा सतत हमें दुर्गम हिमालय से मिलती थी। आरंभ में हमने 500 प्रतियां छापी गई। स्वयं सेवक स्तर पर घर घर जाकर बांटने का क्रम बनाया गया। अब यह उसकी अपेक्षा 500 गुनी अधिक अर्थात 2.5 लाख से भी अधिक संख्या में छपने लगी है। क्रमशः बढ़ते बढ़ते 1989 के अप्रैल माह तक उसकी ग्राहक संख्या 3 लाख को आ पहुंची है। अध्यात्म तत्व दर्शन का विज्ञान समस्त प्रतिपादन विज्ञान को नई दिशा देने वाले सम्यक तथ्य परक लेखकों का संकलन
मनुष्य में छिपी अनंत संभावनाएं व उनके विकास की विधि उपचारों के संबंध में इस पत्रिका का लेखन संपादन हरिद्वार से ही होता है। प्रकाशन मथुरा से। जिसने भी पढ़ा है उसे न केवल लेखन शैली ने प्रभावित किया है वरन गूढ़ समय काल अनुकूल प्रतिपादनों ने नई प्रेरणा भी दी है। दूसरी पत्रिका आज से 27 वर्ष पूर्व युग निर्माण योजना नाम से आरंभ की गई। इसकी विषय वस्तु की परिधि वह थी जो अखंड ज्योति की सीमा में नहीं आती थी। परिवार एवं सामाजिक निर्माण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिपादनों का प्रचार प्रसार यह पत्रिका करने लगी। देखते देखते यह भी 70,000 छपने लगी। गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु भाषा के संस्करण बड़ी संख्या में पाठकों के समक्ष पहुंच रहे हैं। इनमें गुजराती पत्रिका युग शक्ति नाम से 1.5 लाख से भी अधिक संख्या में प्रकाशित हो रही है। गुरुमुखी, बंगला एवं अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुए पर उनकी व्यवस्था ठीक तरह न बन पाने के कारण उन्हें पुस्तकार रूप के समय समय पर प्रकाशित किए जाने की व्यवस्था बना ली गई। इस प्रकार पत्रिकाओं के जो संस्करण छपते हैं उनकी संख्या 4 से 5 लाख के बीच रही है। हर पत्रिका को न्यूनतम 10 पाठक पढ़ते हैं। इस प्रकार वे सभी मिलकर 50 लाख व्यक्तियों की विचार चेतना को हर माह झंझोड़ती है। बिना विज्ञापन लिए, बिना अर्थ याचना किए, मात्र अपनी उपयोगिता और पाठकों की सहयोगी सद्भावना के सहारे यह ग्राहक संख्या बढ़ी है। मात्र कागज छपाई या डाक खर्ची का भार इस प्रकाशन पर पड़ता है एवं नो प्रॉफिट नो लॉस प्रक्रिया पर अखंड ज्योति 60 रुपये वार्षिक, युग शक्ति गुजराती सबकी कीमतें श्री राम शर्माचार्य जी ने यहाँ बताई हैं जो जो पत्रिकाएं छपती है। यह एक उदाहरण है कि बड़ी प्रतिभाएं यदि बड़े साधनों से बड़े क्षेत्र में यह कार्य करे तो विचार क्रांति की प्रथम आवश्यकता की पूर्ति हो सकना किसी प्रकार असंभव नहीं रह सकता। जब एक व्यक्ति अपने श्रेय समर्पण से इतना कुछ कर सकता है तो ऐसे ही अनेक की श्रम साधना कितने बड़े को प्रभावित कर सकने वाली सफलता प्रस्तुत कर सकेगी, इसका अनुमान लगा सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। साहित्य क्षेत्र में स्थायी महत्व की पुस्तकों की भी आवश्यकता है। शांति कुंज के माध्यम से युग निर्माण योजना द्वारा युग साहित्य के अंतर्गत प्राय 2,500 से अधिक पुस्तकें अब तक छापी गई। अब इसके बाद श्री राम शर्माचार्य जी ने इस पुस्तक में शांति कुंज के बारे में डिटेल में बताया है कि कब कब क्या काम हुआ है। दूसरा पक्ष है वाणी, सत्संग, प्रवचन गोष्ठी, सभाएं, विनय विचार विनय सत्र समारोह आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। शांति कुंज में पिछले लंबे समय से वर्ष भर में एक माह के युग शिल्पी सत्र में 9 दिन के संजीवनी विद्या के प्रतिभा संवर्धन सत्र चलते आ रहे हैं, जिसमें श्री राम शर्माचार्य जी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया और बहुत सारे लोग निकल कर बाहर आए। इसमें रहना खाना पीना सब फ्री होता है। बहुत सारी जानकारी इन्होंने शांति कुंज के बारे में इसमें बताई गई है इस किताब के अंत में कि शांति कुंज में क्या क्या काम होता है। प्रमाणिक तंत्र का विकास, शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए ऊंचे स्तर के व्यक्तित्व चाहिए और प्रेरणाप्रद वातावरण भी। इन दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति शांति कुंज में होती है। इस परिकर में प्राय 500 व्यक्ति स्थायी रूप से रहते हैं। इनमें से अधिकांश ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के हैं। मतलब यहाँ बनता है कि भाई जो मूर्धन्य लोग होंगे वही इस कार्य को संपन्न कर पाएंगे। तो उन्होंने सारा शांति कुंज का आगे इस किताब में अंत तक शांति कुंज कैसे काम करता है उसका पूरा तरीका बताया है, कैसे वहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनकी जो इंटेलिजेंस है उनका काम का यूज़ को देखते हुए जो सब कुछ छोड़ कर वहाँ आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन सब के बारे में जिक्र किया गया है। अंत में मैं आखिरी पैराग्राफ्स का पढ़ती हूँ। संत विनोबा कहते हैं कि किसी संस्था को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक जनता उसके कार्यों का मूल्यांकन करके समुचित सहयोग प्रदान करे। यदि सहयोग बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि वहाँ लोक सेवियों की भावना व संवेदनशीलता में कहीं त्रुटि आ रही है। तब अच्छा है उस तंत्र को बंद कर दिया जाए। शांति कुंज ने अपने को इस कसौटी पर कसे जाने के लिए आरंभ से प्रस्तुत रखा है। यहाँ की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के उपरांत यदि समझे तो उसकी ऐसी संस्था के लिए कुछ देना उचित है, तो बिना मांगे ही स्वेच्छापूर्वक कुछ देना, इसी आधार पर शांति कुंज की अभी तक प्रगति हुई है और यदि आगे उसे बढ़ना है तो उसका भी आधार यही होगा। तो यहाँ एक शांति कुंज जो एक मॉडल बना है, इस तरीके से इस समय बहुत सारे मॉडल उपलब्ध है, लेकिन संत विनोबा भावे की बात को ध्यान में रखना चाहिए
कि किसी भी संस्था को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक जनता उसके कार्यों का मूल्यांकन करके समुचित सहयोग प्रदान करे। अगर जनता का समुचित सहयोग है, आपके प्रति सद्भावनाएं हैं, तब तक ही उस संस्था को जीवित रहना है। यदि सहयोग बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि वहाँ लोक सेवकों की भावना व श्रमशीलता में कहीं त्रुटि आ गई है। अगर लोग सहयोग अपनी मर्जी से ना दे रहे हो तो फिर समझ लेना चाहिए कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है और संस्था को बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद श्री राम शर्माचार्य जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।